तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल विषेक क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए साइंस का जो है 26 प्रश्न लेके आए हैं, जो कि हूबहू यही क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स एग्जाम 2023 में आने वाले हैं। इसलिए आप सभी विद्यार्थी जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा और एक भी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने आपको 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए थे, तो इस वीडियो में हम 20 के बाद जो है 21 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ती है। यानी कि जब जो है प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करेगी तो वो कहाँ मुड़ेगी। ऑप्शन नंबर ए में दिया है अविलंब से दूर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है अविलंब के निकट, ऑप्शन नंबर सी में दिया है अविलंब के समानांतर और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यानी कि 21 नंबर जो है क्वेश्चन का आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अविलंब के निकट। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करेगी तो वो जो है अविलंब के निकट मुड़ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि 21 का जो है बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब 22 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, किसी दर्पण से जो है आप चाहे तो कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है केवल समतल, ऑप्शन नंबर बी में दिया है या तो समतल या उत्तल, ऑप्शन नंबर सी में दिया है केवल उत्तल, ऑप्शन नंबर डी में दिया है केवल अवतल। तो यानी कि आपका 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, या तो समतल या तो उत्तल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है, तो क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़िएगा ध्यान से। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी में दिया है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी में दिया है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी में दिया है अवतल दर्पण। यानी कि 23 नंबर प्रश्न का है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तल लेंस। यानी कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य जो होता है वो क्या होता है, उत्तल लेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम 24 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 24 नंबर प्रश्न में बोला है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, यानी कि साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर बी में दिया है उत्तल दर्पण का, ऑप्शन नंबर सी में दिया है उत्तल लेंस का और ऑप्शन नंबर डी में दिया है प्रिज्म का। यानी कि साइड मिरर के रूप में जो है वो किसका उपयोग किया जाता है, तो यानी कि उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 24 का ऑप्शन नंबर बी से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी यानी कि एफ जो है वो आपको 10 सेंटीमीटर दे दिया है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 5 सेंटीमीटर और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 40 सेंटीमीटर। तो जो है आपका 25 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 सेंटीमीटर। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी आपके 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम 26 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न में बोला है किसी माध्यम के अपवर्तनांक 1 का मान होता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक 1 का मान होता है। ये जो है VVI प्रश्न है फ्रेंड्स, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है साइन आर बटे में साइन आई, ऑप्शन नंबर बी में दिया है साइन आई बटे में साइन आर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है साइन आई गुने में साइन आर और ऑप्शन नंबर डी में दिया है साइन आई प्लस में साइन आर। तो यानी कि 26 नंबर का जो राइट आंसर जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साइन आई बटे साइन आर। यानी कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक 1 का मान क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर, यानी कि 26 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न में बोला है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपतन कोण, बी में दिया है परावर्तन कोण, सी में दिया है निर्गत कोण और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं।
यानी कि 27 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परावर्तन कोण। यानी कि अगर आपसे एग्जाम में डिफिनेशन पूछ दे कि निर्गत किरण एवं अविलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो वो जाएगा किसे कहते हैं, परावर्तन को कोण, परावर्तन कोण को कहते हैं। ठीक है, यानी कि 27 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम 28 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न में बोला है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है वो किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है यू बटे में भी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है यू भी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है यू प्लस भी, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है बटे में यू। चलिए, तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भी बटे में यू। यानी कि अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है? तो भी बटे में यू, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी में दिया है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी में दिया है अवतल लेंस, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है उत्तल लेंस। तो यानी कि 29 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तल लेंस। यानी कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का, यानी कि 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यानी कि 30 नंबर प्रश्न में क्या बोला है देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न में बोला है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? यानी कि वो कौन सा लेंस है जिसके द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है उत्तल, बी में दिया है अवतल, सी में दिया है बाइफोकल, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, ये भी VVI क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि अगर आपसे एग्जाम में पूछे किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो हो जाएगा उत्तर लेंस, यानी कि 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपने 31 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सभी जगह समान मोटाई का, ऑप्शन नंबर बी में दिया है बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ये जो है आपका VVI क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है आपका VVI क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में हर एक साल पूछा जाता है। तो 31 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किनारों की अपेक्षा बीच में ये मोटा होता है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे एक उत्तल लेंस होता है तो किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला है किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? ठीक है फ्रेंड्स, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब हमें प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है लेंस के मुख्य फोकस पर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है मुख्य दूरी की दोगुनी पर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है अनंत पर। यानी कि आपका 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फोकस दूरी की दुगुनी पर, यानी कि 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपने अब 33 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 33 नंबर प्रश्न में बोला है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए में बोला है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन नंबर बी में बोला है वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन नंबर सी में बोला है वक्रता केंद्र से परे, और ऑप्शन नंबर डी में बोला है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो यानी कि 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। यानी कि 33 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा आपका राइट आंसर जाएगा। चलिए अब हम 34 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 34 नंबर प्रश्न में बोला है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है दोनों अवतल है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है दोनों उत्तल है, या ऑप्शन नंबर सी में दिया है दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, ऑप्शन नंबर डी में दिया है दर्पण उत्तल तथा अवतल लेंस का पानी। यानी कि 34 का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोनों क्या होंगे? अवतल दर्पण होंगे, दोनों अवतल होंगे। ठीक है, यानी कि अवतल दर्पण और अवतल लेंस जो होंगे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 34 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए या राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम 35 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न में
बोला है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। यानी कि परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है, यानी कि आपका जो है ये भी आपका VVI प्रश्न है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर में दिया आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन नंबर बी में दिया है परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, ऑप्शन नंबर सी में दिया है आपतन कोण बराबर विचलन कोण, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इसमें से कोई नहीं। तो यानी कि आपका 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। यानी कि ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 36वां प्रश्न बोला है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में जो मुख्य फोकस की संख्या होती है वो कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 3 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यानी कि 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2। यानी कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, लगभग 2 होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि आपका 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम अपने 38 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 37 नंबर प्रश्न में बोला है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। ये भी आपका VVI प्रश्न है, ये तो VVI प्रश्न है क्योंकि ये हर एक साल एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रकाश की किरणें गमन करती हैं पहले सीधी रेखा में, बी में बोला है टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन नंबर सी में बोला है किसी भी दिशा में, ऑप्शन नंबर डी में बोला है इनमें से कोई नहीं। यानी कि आपका 37 का राइट आंसर हो जाएगा जो है प्रकाश की किरणें गमन करती है तो सीधी रेखा में गमन करती है, यानी कि 37 का आपका ये जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38 में बोला है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। यानी कि 38 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह जो होता है कैसा होता है। तो ऑप्शन नंबर में बोला है उत्तल, बी में बोला है अवतल, सी में बोला है समतल और ऑप्शन नंबर डी में बोला है इनमें से कोई नहीं। यानी कि 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवतल। ठीक है, यानी सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है तो अवतल होता है, यानी कि 38 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अपने 39 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 39 में बोला है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता, यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है उसकी वक्रता की क्या है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर में बोला है दुगुनी है, बी में बोला है आधी है, सी में बोला है चौथाई है, ऑप्शन नंबर डी में बोला है बराबर है। तो यानी कि 39 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आधी है। यानी कि ये भी आपका VVI प्रश्न है। ठीक है, इसको भी आपको देख लेना है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता की क्या होती है, आधी होती है। यानी कि 39 का आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम 40 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 40 नंबर प्रश्न में बोला है कि जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोला है प्रकाश का परावर्तन, बी में बोला है प्रकाश का अपवर्तन, सी में बोला है प्रकाश का विक्षेपण और डी में बोला है इनमें से कोई नहीं। तो हम इनकी 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। यानी कि जब प्रकाश की किरण जो है एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे क्या कहते हैं, तो प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कि 40 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अपने अब 41 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 41वां प्रश्न बोल रहा है कि प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह, यानी कि ये भी आपका VVI प्रश्न, ये भी एग्जाम में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, कई साल आ चुका है ये प्रश्न एग्जाम में। ऑप्शन नंबर ए में बोला है अविलंब से दूर मुड़ जाती है, बी में बोला है सीधी निकल जाती है, ऑप्शन नंबर सी में बोला है अविलंब की दिशा में जाती है और ऑप्शन नंबर डी में बोला है अविलंब की ओर ही मुड़ जाती है। यानी कि 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रकाश की एक की किरण जब विरल माध्यम सघन माध्यम में आती है तो वह क्या होती है, अविलंब की ओर ही मुड़ जाती है। यानी कि 41 का आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम अपने 42 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 42 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाले, क्या, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह क्या है। ऑप्शन नंबर ए में बोला है अविलंब से दूर मुड़ जाती है, बी में बोला है बिना मुड़े सीधे निकलती है, ऑप्शन नंबर सी में बोला है अविलंब की ओर मुड़ जाती है और ऑप्शन नंबर डी में बोला है 7 रंगों में टूट जाती है। यानी कि 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिना मुड़े ही वह सीधी निकल जाती है। बिना मुड़े ही यानी कैसे मुड़े ही भी सीधे निकल जाती है। यानी कि जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों में को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह क्या होती है, बिना मुड़े ही सीधे निकल जाती है। ठीक है, यानी कि आपका 42 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 45 में बोला है कि संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण जो है, अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है। ये भी आपका भी आई प्रश्न है, ठीक है। ये भी कई साल जो है एग्जाम में आया क्वेश्चन है। यानी कि तो ऑप्शन नंबर ए में बोला है दोनों कोण बराबर होते हैं, बी में बोला है आपतन कोण बड़ा होता है, सी में बोला है अपवर्तन कोण बड़ा होता है, या डी में बोला है कोई निश्चित संबंध नहीं है। यानी कि 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। यानी कि संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है, तो अपवर्तन कोण क्या होता है, बड़ा होता है। यानी कि 45 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा सबसे लास्ट प्रश्न जो है वो बोल रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तन से, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरे अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकलती है तो वह मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए में बोला है प्रिज्म के शीर्ष की ओर, ऑप्शन नंबर बी में बोला है प्रिज्म के आधार की ओर, ऑप्शन नंबर सी में बोला है किरण से मुड़ने का कोई नियम नहीं है, और ऑप्शन नंबर डी में बोला है इनमें से कोई नहीं। तो यानी कि आपका जो लास्ट प्रश्न है उसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रिज्म के आधार की ओर। यानी कि जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करते हुए दूसरे अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकलती है तो वो मुड़ जाती है, ठीक है। यानी कहाँ मुड़ जाती है, प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है। यानी कि आपका 46 का जो है ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।